हे ऑल वेलकम बैक, दिस इज मी मोनिका शर्मा एंड वेलकम टू एमएस बायो अकेडमी। और आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ना सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, बल्कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें जितने भी हार्मोन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस पर्टिकुलर साइकिल के अंदर और वो कैसे कंट्रोल करते हैं इस साइकिल को, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है इस टॉपिक पे कि क्या क्या फेजेस होती हैं, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स किस तरीके से, कभी हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, किस स्टेज पे होता है, कब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन क्या चीज़ होती है, ये सारी की सारी बातें हम आज डिस्कस कर लेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। ये गारंटी है मेरी, आप जैसे ही वीडियो ख़त्म करेंगे आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या फेजेस होते हैं और क्या क्या हार्मोन्स किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, राइट। तो ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th में हैं, जो क्लास 11th में हैं, इवन जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो डू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एम एस बायो अकेडमी को, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एम एस बायो अकेडमी। और डाउन बटन है एक बेल आइकन का, उसको आप प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें फ्यूचर में जब भी कोई एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड होता है, राइट। तो प्लीज़ डू दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑलराइट, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है पहले तो ये समझ लीजिए, राइट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, पहले इसे पढ़ लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे क्या बोला है, इसको पहला वर्ड तो यही समझ लो, साइकिल बोला है। मतलब एक कंटिन्यू, ये कुछ साइकिल की तरह कंटिन्यू चलता रहेगा इसका, ओके। एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यू 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 सेम पैटर्न ही फॉलो होगा, तो इसलिए साइकिल बोल रहे हैं। तो साइकिल क्यों बोलते हैं, देखिए ये चलता है बेसिकली, ये साइकिल होती है कितने डेज़ की, ये होती है नॉर्मली 28 से 29 डेज़ की साइकिल होती है, राइट। तो मतलब ये अगर नंबर 1 डे है अगर ये, तो मैं अगर इसको बनाऊँ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये 28th डे आपका, राइट। 28 डे का बीच वाला डे कौन सा होगा, 14th डे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 14th डे। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस है अभी मैं बताऊंगी आपको क्यों मैं ये सब लिख रही हूँ, राइट। तो फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है, 28th डे तक खत्म होता है साइकिल, फिर वापस से फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है, फिर 28th डे। सो एवरी 28 डेज में ये साइकिल हमेशा रिपीट होती रहती है। अब साइकिल क्या है, ये बेसिकली साइकिल है, ये बेसिकली कुछ चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ओके। किसकी बॉडी में होते हैं, मेनली फीमेल की बॉडी में, राइट। यहाँ पे हम ह्यूमन फीमेल की बात कर रहे हैं, ऑलराइट, ह्यूमन फीमेल। क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो किस किस में देखने को मिलती है, वो बेसिकली मिलती है प्राइमेट्स के अंदर, ओके। और प्राइमेट्स आपको पता है, प्राइमेट्स की कैटेगरी में मंकीज भी आते हैं, एप्स भी आते हैं, इवन ह्यूमंस भी आते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी आज हम ह्यूमंस की बात करें, यहाँ पे ह्यूमंस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो उसमें क्या होता है, एक साइकिल चलती है, ये कंटिन्यूअसली होती रहती है। एवरी 28 डेज में कुछ चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ओके। और ये किस लिए ज़रूरी है, इट मेक्स द प्रेगनेंसी पॉसिबल, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रेगनेंसी को पॉसिबल करने के लिए ये जो साइकिल है ये बहुत असेंशियल होती है। इसलिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। और ये कैसी है, ये नेचुरल चेंज है। ये चेंजेस जो आते हैं बॉडी में, मतलब बॉडी इन द सेंस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आते हैं इस साइकिल के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो कैसे है, नेचुरल है। कोई हम ट्रिगर नहीं कर रहे केमिकल देके या कुछ और, नेचुरली बॉडी के अंदर ये होते रहते हैं। सो इट्स अ नेचुरल फिनोमिना विच इज हैपनिंग, राइट। इतना समझ में आ गया आपको। अभी हम डिटेल में जाएंगे इसके धीरे धीरे। अभी सिर्फ इतना समझो कि एक साइकिल है 28 to 29 डेज की जो कंटिन्यूसली आती रहती है और एक नेचुरल चेंज है। और ये चेंजेस जो हैं वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, साइक्लिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं। कहाँ पे होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब मैंने बात की यहाँ पे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको मैं इमेज दिखा देती हूँ पहले ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये है हमारी इमेज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ओके। HFRS शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, समझ जाइए, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए व्हाट आर दीज, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों होती है हमारी ओवरी। तो फीमेल के अंदर 2 ओवरी प्रेजेंट होती हैं, ये पहली ओवरी हो गई, ये दूसरी हो गई, राइट। अब ये क्या है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन है हमारा यूटेरस, ओके। यूटेरस होता है, ऑलराइट।
एंड ये क्या है, जो ओवरी को यूट्रस से ये दो ट्यूब्स कनेक्ट कर रही हैं, वो क्या है, ये दोनों ही हैं फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स। समझ में आ गया, ये होता है सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा। ओके, मेनली 2 ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस। ओके, अब ये यूट्रस जो मैंने यहाँ पे बात की, यूट्रस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस करने वाले हैं वो एक यूट्रस की एक वॉल जो है, एक लेयर जो है, उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे मेनली। ओके, तो पहले तो आप समझ लो कितनी लेयर्स होती हैं यूट्रिन वॉल में। 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। तो पहली लेयर आप लिख लो, पहली लेयर कौन सी होती है? पहली होती है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर होती है यूट्रिन वॉल की। ओके, और ये बहुत ही थिन होती है, राइट? तो लिख लीजिए आप, थिन होती है एंड आउटर लेयर है, आउटर लेयर है। देन सेकंड होती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है एम से मिडिल लेयर है, राइट? मिडिल लेयर है और बहुत थिक होती है। इट इज़ वेरी थिक एंड बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन ये इस पर्टिकुलर लेयर में जो स्मूथ मसल्स हैं वो ये रोल प्ले करती है उसके अंदर, राइट? तो मायोमेट्रियम लेयर। देन थर्ड लेयर जो मैं बोल रही हूँ, जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, वो है एंडोमेट्रियम लेयर, राइट? तो ये एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है? ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इनर लेयर होती है। और ये कैसी होती है? वैस्कुलर होती है, मतलब इसमें बहुत सारी ब्लड सप्लाईज होते हैं। ओके, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है इनके अंदर। और कैसी होती है? ये ग्लैंड्यूलर होती है, मतलब ग्लैंड्स होते हैं इसमें, राइट? तो वैस्कुलर है और ग्लैंड्यूलर है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक बेसिकली ये लेयर है एंडोमेट्रियम लेयर यूट्रिन वॉल की, जहाँ पे साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। एंड ये बेसिकली साइट होती है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है अनफर्टिलाइज्ड ओवम का। ओके, समझ में आई बात? यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? एक तो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ओके, साइक्लिक चेंजेस इन एंडोमेट्रियम लेयर, ये आप लिख लीजिए। एंड ऑल्सो ये क्या है एंडोमेट्रियम लेयर? ऑल्सो इट इज अ साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ whom? इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। राइट डाउन, फर्टिलाइज्ड ओवम, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। अगर ओवम जो एग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब ये क्या कर रहा है? फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। फीमेल गैमेट्स क्या होता है? एग, करेक्ट? तो जो एग होती है वो इन ओवरीज में बनते हैं, राइट? एग, ओके। फिर ये एग यहाँ से फैलोपियन ट्यूब से निकल के यूट्रस में आते हैं। अब अगर यहाँ यूट्रस में अगर स्पर्म भी आ जाए, राइट, स्पर्म भी आ गया मान लो ये, अब स्पर्म और एग जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं। ये जाइगोट फाइनली डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है, करेक्ट? तो इस जाइगोट को डेवलप होने के लिए अगर एम्ब्रियो में डेवलप होना है, इसे इम्प्लांटेशन की ज़रूरी होती है इसको, राइट? इम्प्लांटेशन होना इसका बहुत ज़रूरी है यूट्रस के अंदर। तो वो कैसे होता है? वो एंडोमेट्रियम लेयर ही करती है। तो इम्प्लांटेशन की साइट भी है ये बेसिकली फर्टिलाइज ओवम के लिए। फर्टिलाइज ओवम मतलब जब ओवम जो एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया, मतलब फ्यूज हो गया स्पर्म के साथ। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंडोमेट्रियम लेयर, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिजियोलॉजिकल साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें यूट्रिन ब्लीडिंग होती है ड्यू टू द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लेयर। यहाँ पे क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो क्या होती है? कंटिन्यूसली शेड ऑफ होती रहती है। शेड ऑफ मतलब टूटती रहती है, ब्रेक डाउन होता रहता है। अब एंडोमेट्रियम लेयर ऑब्वियसली सेल्स की बनी हुई है, अगर ये टूटेगी तो क्या होगा? मैंने अभी बोला एंडोमेट्रियम लेयर क्या है? वेस्कुलर होती है, बहुत सारे ब्लड सप्लाई होता है। अगर ये टूट जाएगी लेयर तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई इजिली, ये जो ब्लड है सब फ्लो होगा, करेक्ट? तो इसीलिए इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? ये एंडोमेट्रियम लेयर टूटती रहती है और बनती भी रहती है। तो साइक्लिक चेंजेस होते हैं इन 28 और 29 डेज की साइकिल के अंदर।
तो वो कैसे होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे कि कब टूटती है, कब ये थिक हो जाती है एंडोमेट्रियम लेयर, कब वापस से बन जाती है, सब डिस्कस करते हैं हम। तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लो कि ये टूटती जाती है तो ब्लड डिस्चार्ज होता है। अब इस ब्लड डिस्चार्ज के साथ और क्या क्या डिस्चार्ज होगा, टिश्यूज़ भी डिस्चार्ज होंगे जो डैमेज हो गए हैं, ऑब्वियसली सेल्स टूटे, यहाँ पे टिश्यूज़ टूटे, तो वो भी इसके साथ डिस्चार्ज होते हैं इस मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर, मेंस्ट्रुएशन फ्लो में, राइट। और क्या होता है, और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है वो भी डिस्चार्ज हो जाता है। ओके, अनफर्टिलाइज्ड ओवम क्यों, क्योंकि अगर स्पर्म नहीं आया है तो ओवम का कोई फ़ायदा नहीं है बॉडी में रखने का, तो वो भी इस फ्लो के साथ ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेन पर्पस। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि द साइकिल इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट। तो पहले तो ये पढ़ लो साइकिल क्यों ज़रूरी है। साइकिल इसलिए ज़रूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द oocytes, oocytes के बनने के लिए। oocytes नहीं बनेंगे तो हमारा जो एग है, जो ओवम है, वो नहीं बनेगा। अब ये कैसे बनता है वो भी समझ लीजिए आप। यहाँ पे oocytes कैसे बनते हैं, देखिए ये ओवरी है हमारी, ऑलराइट। ओवरी के अंदर क्या होता है, फीमेल के केस में जो ओवरी है उसके अंदर फीटल डेवलपमेंट के टाइम से ही, जब फीटल डेवलपमेंट का आप मतलब समझते हो ना, मतलब अभी बर्थ नहीं हुआ है फीमेल का, अभी वो फीटस ही है, राइट। उस टाइम पे ही ओवरी के अंदर बहुत सारे मतलब सम मिलियंस, 7 मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो ऑलरेडी बन जाते हैं 7 मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे। ओके, अब ये जो 7 मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स बने, मैंने बोला क्या बन रहे हैं यहाँ पे, ये फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, ये फॉलिकल्स जो होते हैं वो फाइनली क्या करते हैं, आप इनको ऊगोनिया भी बोल सकते हो, ऊगोनिया आपके बुक्स में दे रखा होगा, ऊगोनिया बोल सकते हो, या फिर इसको एग मदर सेल्स भी बोलते हैं, राइट। क्योंकि अभी एग बना नहीं है, अभी क्या है, ये इमेच्योर है, अभी एग नहीं बना, इसलिए मदर सेल बोल रहे हैं, एग मदर सेल्स। ओके, तो सम 7 मिलियंस ऑफ ये प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर फीटल डेवलपमेंट के टाइम। लेकिन जैसे ही बर्थ होता है, ओके, जैसे ही बर्थ होगा फीमेल का, तो क्या होता है, ये 7 मिलियंस oogonia जो होते हैं उसके बाद बनना बंद हो जाते हैं। आफ्टर बर्थ इट विल नॉट बी फॉर्म्ड, ये oogonia नहीं बनते हैं। ओके, और इनका नंबर रिड्यूस हो जाता है सम 2 मिलियंस तक। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद जब प्यूबर्टी तक पहुंचती है फीमेल, ओके, प्यूबर्टी तक पहुंचती है तो और कम हो जाता है ये नंबर, सम 40,000 तक ही रह जाता है। ओके, प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी वो स्टेज है, बेसिकली उस पीरियड को बोलते हैं जब एक, ये बॉय के केस में भी होता है और फीमेल के केस में भी, मेल और फीमेल दोनों में होता है, जब चाइल्डहुड से आप एडल्ट बन जाते हो। एडल्ट मतलब जब आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने लग जाते हैं। ओके, इस पूरे पीरियड को बोलते हैं हम प्यूबर्टी स्टेज। ओके, अब ये प्यूबर्टी मेल के अंदर तो कब रीच हो जाती है, सम एट द एज ऑफ 12 to 16 ईयर्स की एज में ये रीच हो जाती है। फीमेल के अंदर ये कब रीच होती है, फीमेल के अंदर ये रीच होती है सम 10 to 15 ईयर्स में। ओके, तो ये भी आप नोट कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये जब प्यूबर्टी रीच हो जाती है तब क्या होता है, तब इसका oogonia का नंबर और कम हो जाता है, सम 40,000 ही रह जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया, बर्थ के बाद तो oogonia बनेंगे ही नहीं, तो हमेशा डिक्रीज होता रहता है नंबर, ये 40,000 ही रह जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी सुन लो, इसके बाद क्या होता है, प्यूबर्टी रीच हो गई, राइट, oogonia का नंबर कितना बोला मैंने आपको, 40,000 तक ही रह गया। अब oogonia से oocytes कैसे बनते हैं ये समझ लो। oogonia है, राइट, oogonia में कितने क्रोमोसोम नंबर आप नोट कर सकते हो, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। oogonia क्या है, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है, 2n नंबर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हर oogonia सेल्स के अंदर। ये oogonia जो होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करते हैं, क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन से भी 2n ही प्रोड्यूस होगा, आपको पता है ये तो, करेक्ट। मियोटिक रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोटिक से 2n से n बन जाता है, हैप्लॉइड बन जाता है, लेकिन यहाँ डिप्लॉइड ही बनेगा। तो क्या बनता है यहाँ पे, ये फॉर्म करता है हमारा प्राइमरी oocyte। क्या बनाता है ये, प्राइमरी oocytes बना देते हैं,
राइट। ये बेसिकली oocytes जो नाम दिए गए ना, ये इमेच्योर एग को दिए गए, मतलब अभी हमारा जो फीमेल गैमेट है वो अभी मेच्योर नहीं हुआ है, राइट, अभी पूरी तरीके से नहीं बना है, इमेच्योर फॉर्म्स हैं ये उसकी, राइट। तो oogon यहाँ से प्राइमरी oocyte बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे प्यूबर्टी को रीच करती है, राइट, फीमेल जैसे ही प्यूबर्टी को रीच करेगी फीमेल, तब क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte हैं ये FSH के इन्फ्लुएंस में, अब यहाँ पे एक हार्मोन आता है FSH, FSH की फुल फॉर्म लिख लो आप, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता लग रहा है कि ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, हार्मोन क्या कर रहे हैं, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, फॉलिकल्स मतलब यहाँ पे हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, राइट, प्राइमरी oocytes वगैरह। तो ये इनको स्टिमुलेट करते हैं और बोलते हैं कि भैया अब आप ग्रो करना चालू हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी oocyte जो होते हैं वो साइज में ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, साइज में इंक्रीज होने स्टार्ट होते हैं और मेच्योर हो जाते हैं। किस में मेच्योर हो जाते हैं, ये सेकेंडरी oocyte में। तो आप स्पेलिंग लिख सकते हो सेकेंडरी की, ओके, मैं ऐसे लिख रही हूँ, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कैसे होते हैं ये, कैसे होंगे सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट, यहाँ पे होता है पहला मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है यहाँ पे, क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। तो मियोटिक डिवीजन होगा तो मतलब अभी क्या हो जाएगा इसका नंबर, हैप्लॉइड। अब ये जो सेकेंडरी oocyte क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी oocyte का कितना है नंबर क्रोमोसोम, 2n, इट्स अ डिप्लॉइड, एंड सेकेंडरी oocyte इज अ हैप्लॉइड, ये नोट कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो हैप्लॉइड में हुआ, मतलब एक और कोई सेल बना होगा, क्योंकि n+n तभी 2n होगा ना, तो एक और बनता है। यहाँ पे कौन सा बनता है, यहाँ पे एक स्मॉल सेल, ये तो लार्ज होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte बना है बहुत लार्ज सेल है, राइट। एक स्मॉल सेल और बनता है जिसको बोलते हैं हम स्मॉल पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि एक और पोलर बॉडी अभी बाद में बनेगी, इसलिए फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये थोड़ी सी स्मॉल होती है। बेसिकली पोलर बॉडी का कोई रोल नहीं होता रिप्रोडक्शन के अंदर, ये डीजनरेट हो जाते हैं बाद में जाके, ठीक है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, स्मॉल सेल आप देख सकते हो ऐसे बन जाएगा कुछ, राइट। मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा यहाँ पे, ऑलराइट। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो होता है वो तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि हमारा जो ओवम है वो फर्टिलाइज ना हो जाए, मतलब अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो फर्टिलाइज हो जाएगा, तो ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होके किस में फॉर्म कर लेता है, ये फाइनली हमारा दे देता है फर्टिलाइज्ड ओवम दे देता है, मतलब जाइगोट बन जाएगा हमारा, फर्टिलाइज्ड ओवम बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, एक सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है हमारी। फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ बनी थी, सेकेंड पोलर बॉडी इस सेकेंड मियोटिक डिवीजन के अगर कंप्लीट हो जाता, मतलब स्पर्म से फ्यूज हो गया अगर हमारा ओवम, तो ये बन जाता। लेकिन अगर स्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है, ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, ये कहाँ पे, ये पूरा मियोटिक डिवीजन नहीं करता, और कहाँ पे हॉल्ट हो जाता है, ये मेटाफेज स्टेज पे हॉल्ट रहता है, ठीक है। मेटाफेज स्टेज पे ये सेकेंडरी oocyte की जो स्टेज होती है वो वहीं पे हॉल्ट हो जाती है, पूरा नहीं करता है मियोटिक डिवीजन जब तक कि इसको स्पर्म नहीं मिल जाए और उससे फ्यूज ना हो जाए ये ओवम, और फर्टिलाइज ओवम ना बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte ऐसे के ऐसे मेटाफेज स्टेज पे हॉल्ट रहता है, ऑलराइट। और सेकेंडरी oocyte को ही बेसिकली हम लोग क्या है, ये ओवम ही है, ओके, इमेच्योर ओवम है, राइट। तो तभी तो ये फेलोपियन ट्यूब में जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है और यूट्रस में चला जाता है, यहाँ आके आ जाता है ये फाइनली, राइट। दिस इज योर अनफर्टिलाइज्ड ओवम और सेकेंडरी oocyte, ऑलराइट। अब ये कैसे बनता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं कि पहले ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे जब ये स्लाइड्स आएंगे। ये देखिए ये इस तरीके से होता है, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे, रुक जाइए अभी आप, ऑलराइट। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे कैसे बना, ये सेकेंडरी oocyte तक कैसे बना, ये तो समझ में आ गया, राइट। और दूसरा क्या है, तो ये हमने पढ़ लिया, द साइकिल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द oocytes मतलब हम बेसिकली जो इमेच्योर एग है या ओवम है उसको बना रहे हैं, oocytes बना रहे हैं, राइट, वो बन गया। देन इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस फॉर द प्रेगनेंसी, यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए प्रेगनेंसी के लिए, उसके लिए भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूट्रस में मैंने अभी क्या बताया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली एंडोमेट्रियम लेयर जो है उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, वो थिक होती है या फिर वो शेड होती रहती है, राइट। अगर फर्टिलाइज हो गया है ओवम तो थिक होती जाएगी, क्योंकि वो इम्प्लांटेशन की साइट होती है फर्टिलाइज ओवम के लिए। लेकिन अगर अनफर्टिलाइज्ड है ओवम, स्पर्म नहीं प्रेजेंट है, तो ये शेड ऑफ होती रहती है हर साइकिल में,
जो साइकिल चलता रहता है ना हमारा 28 डेज का, 29 डेज का, वो उसमें हर बार ये शेड होती रहती है और ब्लड डिस्चार्ज होता रहता है, राइट। तो ये होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेन पर्पस। नाउ थर्ड पॉइंट यहाँ पे एक और क्या दे रखा है कि इसमें यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब यहाँ पे पहले हार्मोन्स की बात कर लेते हैं हम, हार्मोन्स किस तरीके से कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं और क्या होता है, राइट। आपको पता है कि हमारे एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड कौन सी है, हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन में प्रेजेंट है, राइट। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट करती है एक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऑलराइट, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको ट्रिगर करता है, ट्रिगर करता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, राइट। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करता है कि भैया दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करो, कौन कौन से, एक तो एफएसएच प्रोड्यूस करो और एक एलएच प्रोड्यूस करो। एलएच होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था फॉलिकल्स कहाँ पे होते हैं, ओवरी के अंदर जो ओगोनियाज बन रहे हैं, जो फाइनली जब वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट, प्यूबर्टी रीच होते ही, तो ये प्राइमरी oocyte जो बने ना, प्राइमरी oocytes वही फॉलिकल्स हैं, राइट। तो वो क्या होंगे, ये एफएसएच उनको ट्रिगर करेगा और उनको स्टिमुलेट करने के लिए ट्रिगर कर देता है ये, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरी विल स्टार्ट बाय द ट्रिगर ऑफ एफएसएच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही फॉलिकल्स जो होते हैं वो बढ़ना चालू होते हैं ना, उनका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है फॉलिकल्स का। बेसिकली फॉलिकल्स की कुछ आपको इमेज इस तरीके से दे रखी होगी आपके बुक्स में, राइट। तो ये जब ग्रो करना चालू करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये फॉलिकल्स भी क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं एक हार्मोन जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन, ओके। एस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन। अब ये एस्ट्रोजन का लेवल जब इंक्रीज होता है तो ये एस्ट्रोजन एक और काम करता है, ये क्या करता है, ये एफएसएच और एलएच को इनहिबिट करता है, ओके। इनहिबिट करेगा मतलब नेगेटिव फीडबैक की तरह एक्ट करता है ये, ऑलराइट, कि भैया ये बोलेगा कि आप प्लीज ज्यादा मत प्रोड्यूस करो, हमें फॉलिकल्स और ग्रो नहीं करवाने, राइट। तो यहाँ पे ये फॉलिकल्स, ये एस्ट्रोजन ऑब्वियसली बैलेंस करना जरूरी है ना, वरना तो बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो ही होते रहेंगे हमेशा कंटिन्यूसली। तो बॉडी के अंदर हमेशा बैलेंस होता है हमारा। तो ये एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, ये नेगेटिवली फीडबैक भी करता है एलएच और एफएसएच को कि अब और ज़्यादा ट्रिगर मत करो फॉलिकल्स को ग्रो कराने के लिए, राइट। लेकिन ये कब होता है, जब एक स्टेज आ जाती है कि जितने भी और फॉलिकल्स है ना, अब क्या होगा कि ये जब इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, एफएसएच की जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा, करेक्ट। एफएसएच का लेवल सडनली कम हो जाएगा जब इनहिबिट होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब सारे ग्रो नहीं करते फॉलिकल्स, सिर्फ एक डोमिनेंट फॉलिकल होता है, एक डोमिनेंट फॉलिकल होता है जिसे बोलेंगे डोमिनेंट फॉलिकल, ओके। ये जो होता है ये कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, ये ग्रो करता रहेगा, राइट। ये ग्रो करता है और ये फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ग्राफियन फॉलिकल, ओके, ग्राफियन फॉलिकल में। अब ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हमारा इमेच्योर एग ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, राइट। तो दैट मीन्स अब क्या करना है, अब इसके बाद वाली स्टेज कौन सी आएगी कि एग को रिलीज करना है, रिलीज ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग होगा अब, राइट। रिलीज ऑफ एग को क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये कौन सी डे पे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे होता है ओव्यूलेशन। ये आप याद रखिए, 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, मतलब एग का रिलीज होता है, राइट। तो यहाँ पे ये ओव्यूलेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब ओव्यूलेशन हो गया तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, मैं एक बार आपको इमेज में दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, राइट, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, ये ग्रो हुआ, ग्रोइंग फॉलिकल, ये कोई डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी फॉलिकल्स ग्रो नहीं होंगे, सिर्फ एक डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो होता जाएगा और फाइनली वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब ये देखिए, ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया कंटिन्यूसली, ये आपका
एग है जो अभी रिलीज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैच्योर हो गया फॉलिकल, फाइनली ये यहाँ से रिलीज हो जाता है। ये एग तो ओव्यूलेशन हो गया, आपका एग तो रिलीज हो गया, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा, ये जो रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, ये डेवलप हो जाता है हमारे कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। तो ये किससे बना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। एग को रिलीज करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा ना, उससे कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल जो है, यहाँ पे आप लिख सकते हो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल will transform to corpus luteum, okay, corpus luteum, alright। ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर जाएगा। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो साइज में इंक्रीज होता रहता है, और ये कब फुली फॉर्म हो जाता है, 19th डे पे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की 19th डे है उस पे ये फुली फॉर्म्ड हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, फुली फॉर्म्ड कब होता है कॉर्पस ल्यूटियम, 19th डे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, तब ये फुली फॉर्म हो जाता है। और उस टाइम पे ये स्टार्ट कर देता है सिक्रीट करना, क्या, 2 हार्मोन सिक्रीट करता है कॉर्पस ल्यूटियम। 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करेगा, कौन कौन से, एक तो है प्रोजेस्टेरॉन, ओके, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा जो अगेन एक फीमेल सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन है, और दूसरा ये वाला एस्ट्रोजन, ठीक है, ये भी एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, राइट। तो ग्रोइंग फॉलिकल्स भी एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे थे और कॉर्पस ल्यूटियम भी रिलीज करता है, ठीक है। लेटर टाइम में ओव्यूलेशन होने के बाद जब ये फॉर्म होगा उसके बाद तो वापस से लेवल इंक्रीज होना चालू हो जाएगा एस्ट्रोजन का भी, और प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है, प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, ओके, प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस में ये काम जरूरी होता है इस प्रोजेस्टेरॉन का। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है ना हमारी, जो शेड ऑफ हो गई है, ओके, मेंस्ट्रुएशन के टाइम, उसको वापस से थिक करने के लिए काम आती है, राइट। तो प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है, वो मेनली जो एंडोमेट्रियम सेल्स हैं उनके साइज को बढ़ाते रहते हैं, और एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन उनके नंबर को बढ़ाता रहता है उन सेल्स के, राइट। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियम को वापस से उनकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए, राइट। तो देखिए नॉर्मली जो होती है ना एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो होती है, जब ये मेंस्ट्रुएशन होता है तो ऑलमोस्ट एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है, थिकनेस सम 1 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम, ठीक है। जब ब्लड फ्लो हुआ, जब एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हुई तो 1 मिलीमीटर तक हो जाती है। लेकिन जब ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आ जाता है ना, तो तब इसकी लेयर वापस एक कितनी हो जाती है, थिक हो जाती है, 5 to 6 मिलीमीटर तक हो जाती है, ठीक है, ये थिक हो जाती है वापस से, राइट। तो वापस से ये फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 19th डे पे ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो पूरी तरीके से फॉर्म हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और ये फाइनली सिक्रीट करते हैं 2 हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन एंड हमारा एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है बेसिकली इंक्रीज होता रहता है और ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ हमारी एंडोमेट्रियम लेयर की, राइट, एंड एंडोमेट्रियम लेयर को प्रिपेयर कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए, ओके। अब क्या होता है, अब यहाँ पे 2 फेट होते हैं, 2 फेट होते हैं। 2 फेट क्या होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के, कॉर्पस ल्यूटियम के 2 फेट होंगे। क्या क्या फेट होगा, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब क्या है, हमारा स्पर्म प्रेजेंट है, अगर स्पर्म प्रेजेंट है और एग के साथ फर्टिलाइज हो गया तो क्या होता है, तो क्या होगा कि सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो इवेंट हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जितने भी इवेंट्स हैं वो सब स्टॉप हो जाते हैं, राइट, वो सब स्टॉप हो जाते हैं और प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है। लेकिन अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, नो फर्टिलाइजेशन हैज हैपन, देन क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, वो डीजनरेट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में, ओके, तब उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। ये आपके टर्म्स दे रखी होंगी, राइट। और ये डीजनरेट हो जाता है और ये क्या कॉज करता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन, राइट, और नेक्स्ट साइकिल वापस से स्टार्ट होने लगती है, राइट। तो ये इस तरीके से पूरे ये जो हार्मोन्स हैं वो इस तरीके से अफेक्ट करते हैं। अब मैं आपको एक ग्राफ के
पॉइंट ऑफ व्यू से, और ग्राफ दिखाऊंगी एक तो, और एक इमेज दिखाऊंगी इन फॉलिकल्स का, और हम ये वापस से डिस्कस करते हैं यही पैटर्न, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही थी। तो ये तो इमेज है जो फॉलिकल्स की किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, ये तो मैंने अभी आपको एक बार बता ही दिया, दोबारा देख लो आप। ये पहले फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स जो होता है जब FSH का लेवल इंक्रीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, राइट, वो फॉलिकल्स को क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल्स को कि ग्रो होते जाओ। उसमें से सारे फॉलिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हार्मोन रिलीज करना चालू करते हैं। कौन सा, एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है तो एस्ट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक डालता है FSH के ऊपर कि अब तुम अपना लेवल कम कर दो। जब लेवल कम हो जाएगा FSH का, तो FSH का काम क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेट करना। फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होंगे तो सारे फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होते, उनमें से सिर्फ एक कोई डोमिनेंट फॉलिकल होता है, वो कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है। वो ग्रो होता रहेगा तो वो ग्रो होके क्या बना लेता है, वो बना लेता है ग्राफियन फॉलिकल। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये फाइनली मैच्योर हो जाता है, और एक मैच्योर होके ये ओव्यूलेशन कर देता है, मतलब एग का रिलीज कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 4 पे एग ओव्यूलेशन हो गया है, एग रिलीज हो गया है, राइट। अब जो रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का, वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम, अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, राइट। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों ही किस लिए इंपॉर्टेंट है, एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो हर साइकिल में शेड ऑफ होती है, हर साइकिल में टूटती रहती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है इसके अंदर, तो इसको वापस से बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रेगनेंसी के लिए एंडोमेट्रियम लेयर का होना बहुत ज़रूरी है, इम्प्लांटेशन का होने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो इसकी बार बार ये जो साइकिल शेड ऑफ होती है तो बनानी भी ज़रूरी है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो ये काम करते हैं, राइट। अब अगर फर्टिलाइज नहीं होगा ये एग तो क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है अगर फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन इट इज नॉट फर्टिलाइज, तो कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट कर जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में, और डिसइंटीग्रेट हो जाता है, पूरी तरीके से गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, राइट। लेकिन अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जितनी भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मेंस्ट्रुएशन फेज चल रही थी वो सब बंद हो जाती है, राइट, और स्टॉप हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, और प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से हो गया ये इमेज। अब आपको एक और ये इमेज और देख लीजिए, यहाँ पे आपको यूट्रीन लेयर के बारे में फॉलिकल्स के साथ समझा रखा है, तो यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे आपको बता रखा है ये ओवरी है, ये ओवरी में सारे चेंजेस हो रहे हैं, ये देखो, राइट। ये प्राइमरी फॉलिकल, देन उसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकल मतलब प्राइमरी oocyte ओनली, सेम ही नेम है वो, प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा, फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होते ही ओवम रिलीज कर देता है, इसको बोलते हैं हम ओव्यूलेशन प्रोसेस, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे ये हार्मोन्स पे कैसे, एंडोमेट्रियम लेयर पे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ये तो हमने ओवरी के अंदर चेंजेस देखे, ठीक है। अब यूट्रस में एंडोमेट्रियम में कैसे चेंजेस हो रहे हैं इस रीजन में, ठीक है। ओवरी का चेंजेस यहाँ देख लिया आपने, अब ये देखो यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था 3 फेजेस होती हैं, राइट। कौन कौन सी फेज होते हैं, फर्स्ट फेज जो होती है वो क्या है, 1st से 5th डे तक या 4th डे बोल सकते हो आप, जो होती है मेंस्ट्रुएशन फेज या मेंसेस, जब ब्लड फ्लो होता है, राइट, जब एंडोमेट्रियम लेयर शेड होना स्टार्ट हो जाती है, ओके, तो ये ब्लड फ्लो वाला दिखा रखा है। उसके बाद नेक्स्ट फेज जो होती है, जो आपकी कौन से स्टार्ट होती है, 5th डे से आपके 14th डे तक चलती है, जब क्या होता है उस ड्यूरेशन में फॉलिकुलर फेज कहलाती है वो, जब ये जो फॉलिकुलर का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। 14th डे पे आपका एग का ओव्यूलेशन होता है, 14th डे पे, राइट, ओव्यूलेशन हो जाता है, मीन्स एग रिलीज हो जाता है उस टाइम पे, ऑलराइट। देन उसके बाद कौन सी फेज आता है आपका, उसके बाद आपका आता है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज आपका चलता है 15th डे से 28th डे तक, राइट। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे आपका ल्यूटेल फेज चलता है, मतलब आपकी जो भी जो थिकनिंग है,
जो एंडोमेट्रियम जो है वो थिक होना स्टार्ट होती है ताकि नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो वापस से थिक हो गई है, यहाँ पे शेड ऑफ हो गई थी ये लेयर, अब वापस से थिक होती जा रही है, यूं बन जाएगी पूरी, राइट। वापस से एंडोमेट्रियम लेयर थिक हो गई है, तो ये सिक्रीटरी फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं इसको, राइट। तो ये होती है हमारी, ये फेजेस हो गए। ये फेजेस मैं आपको एक बार और समझा दूंगी, राइट। एक और इमेज दिखाना चाहती हूँ मैं आपको, यस दिस इज द वन इमेज, ओके। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हार्मोन्स का चेंजेस हो रहा है, किस तरीके से एंडोमेट्रियम का लेयर का चेंजेस हो रहा है और किस तरीके से फॉलिकल्स भी चेंज हो रहे हैं, सब एक साथ यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, राइट। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी होगा, एनसीईआरटी की बुक में भी आपके आई थिंक ये इमेज दे रखी है, तो इसको आप समझ लीजिए, बहुत ईजी है इसको समझना। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये नीचे की तरफ जो है वो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज दे रखे हैं, मतलब फर्स्ट से लेके 28 डेज तक का दे रखा है, करेक्ट। और बता रखा है कि किस तरीके से फर्स्ट टू 28 डेज में एंडोमेट्रियम लेयर, ये जो है ये पूरी एंडोमेट्रियम लेयर है, राइट। तो ये एंडोमेट्रियम लेयर कैसे चेंज हो रही है, राइट। तो देखिए फर्स्ट से 5th डे, मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट से 5th कौन सा होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, मतलब जब ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब जब एंडोमेट्रियम लेयर शेड ऑफ हो रही है। तो देखो पहले यहाँ पे कितनी बड़ी हुई थी, एंडोमेट्रियम लेयर थिक थी, अब ये थिन होती जा रही है, शेड हो गई, राइट। तो ब्लड का फ्लो हो रहा है यहाँ पे, राइट। ये हो गई आपका मेंस्ट्रुएशन फेज, ऑलराइट। उसके बाद देखो 6th से लेके आपके ये 14th डे तक जब ओव्यूलेशन होता है, या चलो 13 डे तक लेते हैं हम, ये क्या होता है, ये आपका फॉलिकुलर फेज हो गया, फॉलिकुलर फेज हो गया, जब आपके फॉलिकल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये ऊपर देखिए फॉलिकल्स जहाँ पे हो रहे हैं ओवरी के अंदर, ओके। ओवरियन हिस्टोलॉजी मतलब ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो बता रखा है आपको यहाँ पे, किस तरीके से फॉलिकल्स बने, ग्राफियन फॉलिकल बन गया फाइनली 13th पे, और 14th पे ग्राफिकन फॉलिकल्स जो होता है वो मेच्योर हो जाता है और ओव्यूलेशन कर देता है, मतलब एग का रिलीज कर देता है, ये 14th डे हो गया आपका, राइट। उसके बाद ये वाला फेज जो क्या क्या लाता है 28 डे तक, दिस इज योर प्रिपरेटरी फेज या फिर सिक्रीटरी फेज या फिर ल्यूटल फेज कहते हैं इसको, तीनों एक ही चीज है, ओके। अलग अलग नाम दे रखा है। ल्यूटल फेज ये 14 डेज का होता है, ये चीज याद रखिए, जो ल्यूटल फेज होता है ये 14 डेज का होता है, दिस इज वेरी कॉन्स्टेंट, ओके, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, वापस से आपकी जो शेड ऑफ हो गई थी लेयर एंडोमेट्रियम की, वापस से थिक होना स्टार्ट होती है, किसके इन्फ्लुएंस में, इन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। तो अभी हम हार्मोन्स पे भी आएंगे, राइट, किस तरीके से चेंज हो रहे हैं वो भी देखते हैं अभी हम इस ग्राफ में। तो पहली तो चीज आप ये याद रख लीजिए कि ल्यूटल फेज जो होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है, 14 डेज ही रहेगा, लेकिन ये जो फॉलिकुलर फेज होता है ना ये चेंज हो सकता है। चेंज होने का मतलब क्या है, मैं क्यों बोल रही हूँ चेंज हो सकता है, देखो किसी किसी में क्या होता है, नॉर्मल जो सिनेरियो है ना इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो क्या है, 28 डेज या 29 डेज की साइकिल ही होती है, नॉर्मली हम 28 डेज बोलते हैं इसको, राइट। लेकिन आपने देखा होगा कि हर फीमेल के अंदर ये 28 डेज की नहीं होती, किसी किसी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या हार्मोनल कुछ इम्बैलेंस होता है, तो उनमें क्या होता है, किसी किसी में 21 डेज की होती है, किसी में 35 डेज की होती है, राइट। तो दैट मीन्स इनमें कोई तो एक फेज, या तो इस 21 डेज में कुछ कम हो रहा है फेज, राइट, और 35 डेज में कोई फेज बड़ा हो रहा है, राइट, या तो फॉलिकुलर फेज हो रहा है या ल्यूटल फेज हो रहा है बड़ा, राइट। मेंस्ट्रुएशन फेज तो उतना ही चलता है 4 to 5 डेज तक, जितना होता है एक इंडिविजुअल का, राइट, उतना ही चलता है, मतलब इन दोनों फेज में कुछ चेंज हो रहा है। तो ये हमेशा याद रखिए, ल्यूटल फेज में कभी भी चेंज नहीं होता, ये जो होता है, ठीक है। ल्यूटल डेज हमेशा कांस्टेंट होता है 14 डेज के लिए, लेकिन फॉलिकुलर फेज अगर 21 डेज है, मतलब फॉलिकुलर फेज छोटा होगा इस पर्टिकुलर जिसमें जिसके 21 डेज की साइकिल हो रही है, जिसके अंदर 35 डेज की साइकिल हो रही है, मतलब उसमें फॉलिकुलर फेज बहुत बड़ा है, राइट, लेकिन ल्यूटल फेज वही रहेगा 14 डेज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। अब बात करते हैं हम हार्मोन्स की। हार्मोन्स का देखो कैसे इफेक्ट चेंज हो रहा है, राइट। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, पहले आप ये देख लो, एक तो ये रेड वाली लाइन देखो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को दिखा रही है, FSH को, राइट। ये रेड वाली कौन सी है, FSH दिखा रही है, और ये जो ग्रीन वाली है ये LH को दिखा रही है, राइट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कहाँ से सिक्रीट हुए थे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे, राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हुए थे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मैंने क्या बताया था, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में जैसे ही स्टार्ट हुआ है मेंस्ट्रुएशन, जब फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं तो FSH का लेवल और LH का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, राइट। उसके थोड़े टाइम बाद FSH का लेवल तो कम हो जाता है, क्यों कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो एस्ट्राडायोल मतलब एस्ट्रोजन, ये सेम ही नेम होता है, एस्ट्राडायोल बोल दो या एस्ट्रोजन बोल दो, जो मैंने बताया था आपको, जब फॉलिकल्स ग्रो करते हैं तो क्या होता है, एस्ट्रोजन डेवलप होते हैं
मतलब एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं तो एस्ट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक करता है किस पे, एफएसएच और एलएच पे। तो यहाँ पे देखो पहले तो बढ़ा हुआ निकला था एफएसएच, लेकिन उसके बाद एफएसएच क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। रेड वाली लाइन देखो कम है, लेकिन एलएच देखो जैसे ही 14th डे आता है, जैसे ही 14th डे आता है एलएच शूट अप हुआ है, राइट, ग्रीन वहाँ पे, यहाँ पे शूट अप हुआ है। क्यों 14th डे पे, क्योंकि एलएच ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस ओव्यूलेशन के लिए। एलएच का लेवल जैसे ही बढ़ जाता है तो ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब एग रिलीज हो जाता है। ओके, ये जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है ना एलएच का, इसको आपके टेक्स्ट बुक में नाम भी दे रखा होगा एलएच सर्ज, SURG। तो ये एलएच सर्ज क्या होता है, ये जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है 14th डे पे, मतलब ओव्यूलेशन के टाइम जो इंक्रीज हो रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, उसको कहते हैं एलएच सर्ज, राइट। ये ओव्यूलेशन के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे तेज़ी से बढ़ गया इस टाइम पे 14th डे पे, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे एस्ट्रोडायल बढ़ गया, क्योंकि फॉलिकल्स मैंने बताया था, ग्रोइंग फॉलिकल्स एस्ट्रोडायल या एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, राइट। एफएसएच का लेवल कम होता जा रहा है क्योंकि एस्ट्रोडायल इनहिबिट कर रहा है एफएसएच को, राइट। तो यहाँ पे देखो एफएसएच और एलएच उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद कम ही है, उसके बाद बिल्कुल कम है। ये रेड और ये ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे देखो ओव्यूलेशन के बाद क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन के बाद मैंने बताया था कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो गया, राइट। ये कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम होता है, ये दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से, प्रोजेस्टेरॉन, मेनली तो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस कर रहा है ये, और क्या प्रोड्यूस करता है, ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो ये देखो ये एस्ट्रोजन है हमारी ब्लू लाइन, करेक्ट। ये ब्लू लाइन क्या है, एस्ट्रोजन है, राइट। तो एस्ट्रोजन का लेवल भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। प्रोजेस्टेरॉन का और एक क्या काम होता है, ये बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो यहाँ पे देखो एक और ग्राफ दिखा रखा है जहाँ बॉडी टेम्परेचर पहले तो कम था, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना चालू किया, ये देखो बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, राइट। तो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है उसके बाद, राइट। और प्रोजेस्टेरॉन क्या काम कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन थिकनिंग में काम करता है हमारी एंडोमेट्रियम लेयर को। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को रिलेट करूँ मैं, तो यहाँ देख सकते हो आप थिकनिंग होनी स्टार्ट हो गई एंडोमेट्रियम लेयर की, करेक्ट। तो ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रही है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के फॉर्म में, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आप एक और टर्म नोट कर सकते हो, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है और जो एस्ट्रोजन होता है, इनमें एक और टर्म आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन बन जाता है, राइट। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली आपके साइज जो होती है एंडोमेट्रियम सेल्स की उनको इंक्रीज करता है, राइट। और एस्ट्रोजन क्या करता है, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है, राइट, नंबर ऑफ एंडोमेट्रियम सेल्स को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे एक टर्म होती है, नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया, ऑलराइट। और जब साइज ऑफ एंडोमेट्रियम इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, राइट। ट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन साइज, ओके, एंड प्लेजिया मीन्स नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी, ये हो गया, राइट। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस पर्टिकुलर ग्राफ से भी क्लियर हो गया होगा, और हार्मोन्स और किस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक एक चीज़, ये सब आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्राफ में क्लियर हो गई हुई। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, हो सकता है आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिल जाए ग्राफ्स के बेसिस पे, आपको बोल दिया जाए कि यहाँ पे ये हैं आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स, ओके, पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल्स दिखा रखे हैं आपको, मान लो हार्मोन्स लेवल्स दिखा रखे हैं, और ये आपके मेंस्ट्रुअल डेज हैं, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज हैं, मेंस्ट्रुअल, आई एम सो सॉरी विद द स्पेलिंग्स यार, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये डेज दिखा रखे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, 1 से 28 डेज तक पूरा दिखा रखा है, राइट। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, मान लो ये 28 डेज तक दिखा रखा है, और यहाँ पे आपको लेवल दे दिया जाए कुछ इस तरीके से, ओके, कुछ इस तरीके से आपको ये लेवल दे दिया मान लो, ओके, और दूसरा हार्मोन का लेवल कुछ इस तरीके से है, राइट। अगर मान लो आपको ये इस तरीके से दे दिया जाए, ये 14th डे हो गया, तो और आपसे पूछा जाए कि ये बताओ भैया ये वाला जो है ये x है और ये मान लो ये y है,
तो ये एक्स और वाई किसके लेवल्स हैं, कौन से हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल हैं, कैसे बताओगे आप। तो हमेशा याद रखो इस ग्राफ में, मैंने अभी आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जो सडन इंक्रीज होता है 14th डे पे, वो किसका हो रहा है, वो होता है LH का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, क्योंकि वो ओव्यूलेशन करवाता है, ओव्यूलेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है 14th डे पे, इसका लेवल इंक्रीज होता है और FSH का लेवल कम होता जाता है। तो ये नीचे वाला क्या है, FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका लेवल कम होता जाता है क्योंकि एस्ट्रोडायल जो होता है या फिर एस्ट्रोजन जो होता है वो सिक्रीट होने लगता है ग्रोइंग फॉलिकल से, राइट। तो वो इसका लेवल कम कर देता है, राइट। और उसके बाद ओव्यूलेशन के बाद तो इन दोनों का ही लेवल कम हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके, ग्राफ्स के बेसिस पे। हो सकता है एस्ट्रोजन का लेवल दे दें और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल दे दें यहाँ पे, और आपसे पूछें कि इनमें से ये दोनों हार्मोन्स कौन से हैं, राइट। तो ये थोड़े से आपको पता होना चाहिए कि क्या है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या पूछ लिया है, बहुत ईजी है, राइट। तो ये है पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आई होप पूरा क्लियर हुआ होगा। अभी भी स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दिस। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।